नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। G20 शिखर सम्मेलन को तैयार हो गया है दिल्ली में मेजबानी के लिए बेहद खास तैयारियां की गई हैं। लेकिन आज का दिन, G20 सम्मेलन कल से शुरू होगा, आज का दिन एक बड़ी बैठक का भी दिन था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली शाम में पहुंचे। वो एयरफोर्स वन से दिल्ली पहुंचे। वो पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद भारत आए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच बैठक प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हो रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी बैठक की तस्वीर है। ये अभी थोड़ी देर पहले ये तस्वीरें आई, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों नेता जो हैं वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये बैठक, ऐसा बताया जा रहा है कि अभी चल रही। उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये बैठक खत्म हुई या नहीं। उमा जी, अगर आप कुछ जानकारी दे सकें कि ये बैठक अभी चल ही रही है या खत्म हो गई है, और अगर खत्म हो गई है तो इसमें कुछ पता चला कि मुख्य मुद्दे क्या थे जिन पर चर्चा हुई। जी देखिए, ये बैठक जो है अभी चल रही है और ये भी जानकारी है कि इस बैठक के बाद जो है वो प्रधानमंत्री एक डिनर देने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति को। जहां तक बैठक को लेकर आधिकारिक जानकारी की बात है तो विदेश मंत्रालय की तरफ से ये इत्तला दी गई थी कि इसको लेकर किसी तरह का कोई बयान अभी आने की उम्मीद नहीं है। लेकिन अहम बात ये है कि जो मुद्दे हैं वो क्या हैं। जून में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे और वहाँ पे जिन मुद्दों को लेकर बातचीत चली थी, जिसमें कि जो इमर्जिंग न्यू टेक्नोलॉजी है उसकी भी बातचीत थी, उसको भी आगे बढ़ाने की इसमें बात है। तो आज जब बाइडेन अमेरिका से जब उड़े थे तो उसके बाद जब एयरफोर्स वन विमान में जो अमेरिकी पत्रकारों को ब्रीफ दिया गया था, उसमें ख़ासतौर पर इस बात का जिक्र किया गया था कि जो प्रीडेटर ड्रोन है उसके मुद्दे पर बात होगी। इसके अलावा जो GE जेट इंजन है उसके मुद्दे पर बातचीत होगी। जो सिविल न्यूक्लियर जो एक कोऑपरेशन है उस पर बात आगे बढ़ेगी। तो ये वैसे अहम मुद्दे हैं जिस पे लगातार भारत और अमेरिका के बीच जो है वो बातचीत आगे बढ़ रही है। दोनों देशों के बीच की रणनीतिक साझेदारी जो है वो पिछले कई सालों में उभर कर बहुत ऊंचाई तक पहुंची है और इस एक मौके का इस्तेमाल जो है वो और ज़्यादा उसमें मजबूती लाने के लिए की जा रही है। आपको याद होगा संकेत कि जब व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी किया गया था कि राष्ट्रपति भारत का दौरा करेंगे तो उसमें यह भी साफ तौर पर कहा गया था कि G20 का आयोजन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किया गया है, जब जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे तो इस बात की सराहना वो करेंगे। तो जाहिर सी बात है जो इस मीटिंग में ये बात भी उठी होगी, क्योंकि भारत अमेरिका को ये लगता है कि भारत ने जिस तरीके से एक इंक्लूसिव और एक डेवलपमेंटल एजेंडे को लेकर आगे बढ़ा है वो काफ़ी सामयिक है और यही वजह है कि अमेरिका को ये बात पसंद आई। 2026 में वो खुद इसकी मेजबानी करने वाला है, G20 की अध्यक्षता उसके पास होगी। तो ऐसे में भारत ने जो एक नए तरीके के जो प्रयोग किए हैं, खासतौर पे अलग अलग शहरों में ले जाकर इसको इंक्लूसिव बनाने की बात की है, तो अलग अलग देशों के लिए आगे आने वाले समय में जो अध्यक्षता संभालेंगे उनके लिए काफ़ी कुछ इसमें सीखने को और समझने को है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि बहुपक्षीय मुद्दा है, लेकिन जहाँ तक द्विपक्षीय मुद्दों की बात है तो अगर कोई एक आधिकारिक स्टेटमेंट आता है तो साफ हो पाएगा कि आखिरकार किन मुद्दों पर बात कहाँ तक पहुँची। अभी मोटे तौर पर यही कि ये बैठक जो है चल रही है, जो अब से थोड़ी देर बाद तक चलेगी। जी, उमाशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सब जानकारी के लिए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक अभी भी चल रही है और उसके बाद डिनर भी करेंगे ये दोनों एक साथ। जैसे कि आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये मीटिंग बहुत ज़रूरी है और वर्ल्ड ऑर्डर में इस तरीके की मीटिंग, ये अपने आप में अगर G20 ना हो रहा होता तो आप समझिए कितनी ज़रूरी मीटिंग थी ये। तो उसको आप उसी हिसाब से देखिए। G20 की बैठक तो कल से शुरू होगी, लेकिन अपने आप में ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन वहीं इसके अलावा अगले 3 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी कुल 15 द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं। आज अमेरिका, मॉरिशस और बांग्लादेश से द्विपक्षीय वार्ता हुई। 9 सितंबर को ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, इटली से द्विपक्षीय वार्ता है, यानी कि कल। और 10 सितंबर को जब ये जो G20 समिट है वो दोपहर तक खत्म हो जाएगी तो कनाडा, तुर्की, UAE, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। तमाम राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं ऋषि सुनक, वो दिल्ली पहुंच गए हैं।
जापान, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी दिल्ली आ चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री और ओमान के प्रधानमंत्री भी दिल्ली आ चुके हैं। आज मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। मतलब आप ये सोचिए, सुबह से बस वो प्लेन लैंड ही किए चला जा रहा है और अभी रात में अभी और लोगों को आना है। जैसे चीन की तरफ से जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, शी जिनपिंग तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आएंगे और फिर कल तक सुबह तक ये सिलसिला आने का जारी रहेगा। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, उन्होंने यहां पर आकर के एक इंटरव्यू भी दिया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Well, first of all, thank you for the warm welcome. It's fantastic for me to be back in India. Obviously, it's personally very special for me to be here, particularly with Akshata, and we've thoroughly enjoyed the first few hours of our trip so far. Now, I think there'll be many things that we'll be discussing here at the G20 under India's leadership, and I'm confident that we'll make very good progress on a range of different issues. I think G20 has been a huge success for India. India is the right country at the right time to be hosting this, and I feel we're going to have a very good couple of days of deliberations and decisions made. I think it's a great theme, and actually when you say one family, I'm an example of the incredible living bridge that Prime Minister Modi described between the UK and India. Almost 2 million people like me in the UK of Indian origin. So it's very special for me to be here as British Prime Minister, in the country where my family are from. अब G20 में सबसे पहला सत्र है वन अर्थ पर। देखिए क्या है, कल से शुरू होगा। 3 बड़े सम्मेलन हैं, बैठक जो होनी है। एक है वन अर्थ, उसके बाद है वन फैमिली और फिर है वन फ्यूचर। एक एक करके बात करते हैं। यह सत्र जो है वन अर्थ, वो सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक है। फिर दोपहर 3 बजे से 4:45 तक वन फैमिली का सत्र होगा। इसके बाद तमाम मेहमान अपने अपने होटल लौट जाएंगे। फिर सभी राष्ट्राध्यक्ष डिनर के लिए शाम 7 बजे फिर से जुटेंगे। 8 बजे से 9:15 बजे तक यहां भी राष्ट्राध्यक्षों में बातचीत होगी। इसके बाद रविवार को वन फ्यूचर पर सत्र होगा। यह सत्र सुबह 10:30 बजे शुरू होगा और 12:30 बजे तक यह सत्र चलेगा। इस सत्र के साथ G20 शिखर सम्मेलन समाप्त हो जाएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये 3 सत्र हैं, इनमें 3 अलग अलग चीजों पर चर्चा होगी। बैठकों का दौर तो जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नई दिल्ली घोषणा यानी कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पत्र पर तमाम देशों में सहमति बनेगी। हालांकि भारत का कहना है कि दुनिया के किसी भी दस्तावेज में ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों के लिए इतनी सशक्त आवाज नहीं है जितनी नई दिल्ली घोषणा पत्र में है। यानी कि आप ये समझिए कि जब से हमको अध्यक्षता मिली G20 की, प्रेसिडेंसी जिसे कहते हैं, उससे लगातार मीटिंग हो रही थी। शेरपास की मीटिंग और लोगों की मीटिंग, आप जानते हैं ना, 60 अलग अलग शहरों में जा के मीटिंग हुई। और जो भारत के शेरपा हैं G20 के, अमिताभ कांत, उनका यह कहना है कि ये जो दस्तावेज तैयार किया गया है, जो मसौदा तैयार किया गया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि इतने सारे लोग जुट करके और इतनी सारी बातें करके उन्होंने ये दस्तावेज तैयार किया है जो कि इन नेताओं के सामने प्रस्तुत किया जाए। क्या बोला उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। आज उन्होंने दोपहर में दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। The New Delhi Leaders Declaration, which many of you will see post the summit, you will see it as a voice of the global south and the developing countries. No document in the world would have such a strong voice for the global south and the developing countries as the New Delhi Leaders Declaration. और G20 के कमांड सेंटर में आपको जरा यह भी बता दें कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने सारे लोग आए, कितने सारे हवाई जहाज, कितना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चौकस रहना पड़ता है। तमाम तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं कि उसमें आर्मी, एयरफोर्स, दिल्ली पुलिस सब हैं। ये G20 का कमांड सेंटर, जरा फुल फ्रेम आपको दिखाएं। एक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है सीसीटीवी कैमरे से, और ये वो ऐसे वाले सीसीटीवी नहीं है हल्के फुल्के वाले, हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरा है। और इतना बड़ा मॉनिटर आप देखिए, चलता ही चला जा रहा है, जिससे आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं और जूम कर करके आप एकदम बिल्कुल शक्ल तक चले जाएंगे। यानी कि एक होटल से दूसरे होटल की छत पर
ये जॉयस्टिक से, इसी कमांड सेंटर से आप जूम करके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। आपने देखा ये कैसे जूम हुई फुटेज, इस तरीके का कमांड सेंटर बनाया गया है। बेहद पावरफुल कैमरा लगाया गया है जिससे कहीं कोई चूक की संभावना ना रहे। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो तैयारी है वो पूरी दिखती है। मैं स्वागत करना चाहता हूं कुछ खास मेहमानों का भी आज इस पर चर्चा करने के लिए कि एक जरूरी चीज होने जा रही है भारत में। आप सोचिए, इतने राष्ट्राध्यक्ष नई दिल्ली में, उनका एकजुट होना ये अपने आप में ऐतिहासिक है। पहले इस तरीके से कभी नहीं हुआ। राजीव भाटिया पूर्व राजदूत हैं, अशोक सज्जनहार आप भी पूर्व राजदूत हैं, सुबीर भौमिक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज जो द्विपक्षीय वार्ता हुई थी उसमें बांग्लादेश की जो प्रीमियर हैं शेख हसीना, उनके साथ भी हुई और इसको किस तरीके से सुबीर जी देखते हैं उनसे भी बात करेंगे। स्वर्ण सिंह विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार अशोक मलिक साहब भी हैं। मैं सबसे पहले शुरू करना चाहता हूं अशोक मलिक जी से। मलिक साहब, पहले तो हम अमेरिका की राष्ट्रपति के साथ जो ये बैठक है उसी के बारे में बात कर लें। कल तो G20 है, देखिए इतना बड़ा इवेंट है, तो उसके चलते हम ये महत्ता नहीं भूल सकते हैं एक द्विपक्षीय वार्ता भारत और अमेरिका के बीच में। जो कोऑर्डिनेशन है, एक जो स्टिकिंग पॉइंट था, हालांकि G20 में मुझे नहीं मालूम है उसका उल्लेख होगा या नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर के शायद ये दोनों नेता आपस में बात करना चाहेंगे, एक समन्वय बनाना चाहेंगे और सहमति उस तरीके से है नहीं। देखिए, ये जो बायलैटरल मीटिंग आज हुई, ये राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच पिछले 3 महीनों में तीसरी मीटिंग है। एक जापान में हुई थी जब दोनों नेता G7 और फिर क्वाड नेता की मीटिंग शिखर सम्मेलन के लिए गए थे जापान। उसके बाद जून में प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन गए एक बेहद ही सफल स्टेट विजिट के लिए, और अब राष्ट्रपति बाइडेन यहाँ आए हैं और अगले कुछ महीनों में हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री वापस जाए अमेरिका एपेक समिट के लिए। बात चल रही है और हो सकता है कि राष्ट्रपति बाइडेन भी वापस भारत आए अगले वर्ष शुरू में। तो इस वर्ष जो एक दोनों अमेरिका और भारत के बीच एक एंगेजमेंट रहा है शिखर लेवल पे और मंत्रियों के लेवल पे भी बहुत जबरदस्त रहा है। इसके 3 पहलू हैं। एक आप देखें तो रक्षा में, डिफेंस में एक ये जो हमारा रिश्ता है अब बहुत आगे बढ़ा है। GE जेट इंजन जो है वो अब भारत में बनेगा। इसकी बात जून में वॉशिंगटन में आगे रखी गई थी। हो सकता है इसके ऊपर कुछ एक अनाउंसमेंट या घोषणा आज या कल में आए। और दूसरा, एक प्रेडेटर ड्रोन जो है जनरल एटॉमिक्स US की कंपनी बनाती है, वो भी भारत यूज कर रहा है, 3 साल से यूज कर रहा है। अब 31 ऐसे ड्रोन वो खरीदना चाहता है, वो भी हो सकता है कुछ अनाउंसमेंट आए। तो एक तो डिफेंस और रक्षा के मामले में बातचीत आगे बढ़ेगी और बड़ी है। दूसरा, इमर्जिंग और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनका उपयोग सिविलियन पर्पस के लिए भी हो सकता है, स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए हो सकता है। और यहाँ कई देश चाहते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजीज वो अपने दोस्तों के साथ, उन देशों के साथ जिनके साथ उनका तालमेल है, एक ट्रस्ट है, उनके साथ ही शेयर करें, उनके साथ ही डेवलप करें। जैसे भारत नहीं चाहेगा कि चीन के साथ ऐसा कोई तालमेल हो, US भी अब नहीं चाहता कि चीन के साथ ऐसा तालमेल हो, मगर भारत और US का तालमेल क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज भी, जैसे कि 6G, 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग, इसमें बहुत आगे बढ़ा है। तो ये एक दूसरा है। और तीसरा यह है कि मैन्युफैक्चरिंग में, खासकर कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स, तो जो कोविड लॉकडाउन के समय और उसके बाद रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय जो ग्लोबल सप्लाईज तहस नहस हो गई थी। अगर आपको याद होगा कि कोविड के समय हमें मास्क और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी नहीं मिले, और कई कैटेगरीज है, कई प्रोडक्ट्स हैं जहां ये एक डिसरप्शन हुआ है। तो इस सिलसिले में सप्लाई चेन्स अब डाइवर्सिफाई हो रही हैं, अलग अलग जगह में जो चीजें केवल चीन में बनती थी अब अलग अलग जगह में बनेंगी। इसमें सेमीकंडक्टर्स एक बहुत बड़ा
इशू है बना है, जो भारत का भी सेमीकंडक्टर प्रोग्राम है, यूएस का भी है। तो सप्लाई चेन्स और मैन्युफैक्चरिंग में कि हमारे आत्मनिर्भर भारत और या मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत भारत में भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, इसमें भी एक ये बिजनेस डिसीजन है, उद्योग का डिसीजन है, मैं मानता हूं, मगर एक पॉलिटिकल सिग्नल भी जाता है। और भारत और यूएस की जो दोस्ती है, जो एक प्रॉक्सिमिटी बन रही है, इससे भी इस पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल। राजीव भाटिया जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, अमिताभ कांत जी ने बोला कि बहुत मेहनत मशक्कत से और बातचीत से एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन तैयार किया गया है। तो भाटिया साहब, आगे अगर आप पूर्व राजदूत होने के नाते ये समझा सकें, क्योंकि ताकि आम आदमी समझ सके कि अगर ये डिक्लेरेशन तैयार हो गया है तो फिर अब नेक्स्ट स्टेप क्या है G20 की बैठक के बाद, क्योंकि टीम्स जो हैं वो सारे देशों की वो बैठ करके बात करती हैं और एक मसौदा तैयार करती हैं, लेकिन आगे चलकर इससे क्या उम्मीद रखी जाए, किन किन चीज़ों पर हम सोच सकते हैं कि ये डिक्लेरेशन जो है वो कारगर सिद्ध होगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपके निमंत्रण के लिए, और ये आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और इसके बारे में निश्चित है कि आप जानना चाहते हैं और आपके माध्यम से दर्शक लोग भी जानना चाहेंगे कि वास्तव में G20 संस्था जो है उसका महत्व क्या है। न केवल ये कि सारे महत्वपूर्ण देशों के नेता इसमें शामिल होते हैं, मगर ये जो तय करते हैं, जो कुछ डिक्लेरेशन बनता है, जो पैक्ट बनता है, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में बात करना जरूरी है। और पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमें बड़ी खुशी और प्रसन्नता है कि हमारे शेरपा अमिताभ कांत जी ने आज बहुत आशावादी बयान दिया हुआ है, और उससे लगता है कि आज काफी प्रगति हुई है और संभावना इस बात की है कि वास्तव में एक कॉन्सेंसस सारे देशों में बन जाएगी और नई दिल्ली घोषणा पत्र को सबको साइन करने में, समर्थन करने में दिक्कत नहीं होगी। मगर हमें ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जो अंतिम सहमति है वो एकदम अंतिम क्षणों में ही होती है, और वो सब कुछ हमारे उच्चतम नेताओं के हाथों में होती है। एक हद तक जो हमारे शेरपास हैं, हमारे डिप्लोमेट्स हैं, हमारे सरकारी अधिकारी हैं, वो अपना काम करते हैं, मगर फिर भी अंत में 2, 4, 5 ऐसे मुद्दे रह जाते हैं जिनमें कि जब तक नेताओं का हस्तक्षेप ना हो, उनका समर्थन ना मिले, उनका अनुमोदन ना हो, तो बात आगे बढ़ती नहीं है। इसलिए ये सोचना कि सम्मेलन से पहले ही सब कुछ समाप्त हो गया है, शायद ये अभी पूरी तरह से उचित ना होगा। हो सकता है कि 90-95% खाना पक चुका हो, खिचड़ी पक चुकी हो, मगर अंत में अगले 2 दिनों में क्या होगा, इस पर बहुत कुछ अहम बात रहेगी। जहां तक सम्मेलन के बाद क्या होगा, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि G20 कोई एक संधि के ऊपर आधारित संगठन नहीं है जैसा कि UN है, यानी कि कोई इसके लिए अलग से सारे देशों ने ट्रीटी या चार्टर साइन नहीं किया हुआ है। ये किसी हद तक हम कह सकते हैं कि ये एक पॉलिटिकल इनफॉर्मल मल्टीलैटरल ग्रुपिंग है, जिसमें कि देशों ने मिलकर ये तय किया कि जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दे हैं, आर्थिक सहयोग के मुद्दे हैं, उनके ऊपर बात करके हम अपनी नीतियों को एक साथ जोड़ने का, उनमें समन्वय करने का, तालमेल करने का प्रयत्न करें। तो इस समय जो पूरा एजेंडा है वो बड़ा व्यापक एजेंडा है। इसमें फाइनेंशियल, मॉनेटरी, फिस्कल कोऑपरेशन की बहुत सारी बातें हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के ट्रैक पर तय हुई है। उसके बाद जो नॉन फाइनेंस इश्यूज हैं वो शेरपा ट्रैक पर हुई है, जिसमें कि टेक्नोलॉजी का, वीमेन डेवलपमेंट का, SDGs का, ये सारी बातों का जिक्र किया गया है। तो ये जो भी निर्णय हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक को रिफॉर्म करना है, या क्लाइमेट ट्रांजिशन के लिए हमको जो विकासशील देश है उनको ज्यादा तकनीकी और आर्थिक मदद देनी है, इन सब बातों का जब जिक्र हो जाएगा नई दिल्ली घोषणा पत्र में, तो उसके पश्चात इनको कार्यान्वयन में लाने का, इम्प्लीमेंटेशन में लाने का 2 लेवल होते हैं। एक तो ये कि हर जो G20 का सदस्य सरकार है
उसको अपने अपने नेशनल लेवल पर इन चीजों को लाना होगा, इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी उनकी होगी। और दूसरी तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे यूएन है, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उनके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी हो जाती है कि जैसे जैसे वो अपने कार्यों को करें तो वो ध्यान रखें कि G20 के घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है। एक और भी स्तर है मैं कह सकता हूं, और वो ये है कि कुछ अलग से विशेष संस्थाएं हैं, जैसे क्लाइमेट के लिए COP या COP नाम की इंस्टीट्यूशन है, व्यापार के लिए WTO जैसी इंस्टीट्यूशन है, स्वास्थ्य के लिए जैसे WHO जैसी इंस्टीट्यूशन है। तो इन सब क्षेत्रों के बारे में जो निर्णय होंगे ये उन संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी कि वो देखें कि किस तरह से जो दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक नेता हैं उन्होंने क्या तय किया है, उसके आधार पर आगे बढ़े। एक बात अंत में और मैं कहना चाहूंगा कि ये G20 का कैरावान यहाँ पर खत्म नहीं हो जाएगा नई दिल्ली में। अब ये सोमवार से नहीं 30 नवंबर तक ये हमारी अध्यक्षता बनी हुई है। उसके पश्चात ये ब्राजील की तरफ बढ़ने लगेगा, यानी धीरे धीरे सारी जिम्मेदारी ब्राजील के कंधों पर आ जाएगी कि जो कुछ भी भारत के समय में या उससे पहले इंडोनेशिया के समय में जो निर्णय हुए हैं, उनको पहली बात तो ये है कि कैसे निरंतर बनाए रखा जाए, उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखी जाए। और दूसरा, जो G20 का नया ट्रोइका बनेगा, जिसमें हमारी अध्यक्षता के बाद भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका सम्मिलित हो जाएंगे, ये उनकी भी एक तरह से जिम्मेदारी होगी कि हम उसको किस तरह से गाइड करके उसका कार्यान्वयन करें। तो इसलिए अंत में मैं यही कह सकता हूं कि बहुत मुख्य मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं उनके बारे में बहुत कुछ काम किया गया है, मगर अंत में इम्प्लीमेंटेशन जब होगा तभी लोगों के सामने उसकी प्रगति सामने आ सकेगी। जी, अशोक सज्जनहार भी हमारे साथ हैं। ये जो डिक्लेरेशन होता है, जो लोग मसौदा तैयार करते हैं, जाहिर सी बात है एक बैठक में तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो उसके पीछे काफ़ी काम होता है। एक आम नागरिक होने के नाते एक सवाल मन में यही आएगा कि उसमें कितना बदलाव आप उम्मीद कर सकते हैं इस मीटिंग के बाद, या ये माना जाए कि बस वो मसौदा तैयार है और उस पर बस साइन करना बाकी है। देखिए, जब ये मुलाकात शुरू होती है उसके ऊपर काम तो जो है फाइनल डिक्लेरेशन है उसके ऊपर काम तो शुरू हो गया है जब से हमने अपनी अध्यक्षता ली 1 दिसंबर 2022 में। तो तब ये वाले सब मुद्दे जो थे, जो नए हमने इनिशिएटिव्स लेने थे, नया जैसे हमारा, मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो वाला एक एरिया है, वो एक क्षेत्र है जो कि भारत का एक इनिशिएटिव है। भारत ने उसके ऊपर काम किया है, भारत ने उसमें बहुत सफलता प्राप्त की है। तो उसके बारे में बात की जाए और उसको कैसे हम पूरी दुनिया में इसका विस्तार कर सकते हैं और इसको विकासशील देशों के लिए स्पेशली हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा, जो अगर हम कहें, जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक आह्वान दिया था COP26 में, जब क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो ये केवल सभी जो UN एजेंसीज वगैरह हैं, UNFCCC वगैरह हैं, जो कि पर्यावरण के बारे में देखते हैं, ये केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है, परंतु हर एक इस दुनिया के, संसार के हर एक नागरिक को ये अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और अपने लाइफस्टाइल को ऐसे बदलाव करना पड़ेगा जिससे कि जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रह पाए, पर्यावरण खत्म ना हो। तीसरा भी उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, जैसे मिलेट्स के ऊपर ईयर ऑफ द मिलेट बन रहा है, और अभी जब ये सब बड़े नेता आए हैं यहाँ पर और इनके लिए भोज का आयोजन किया जाएगा, तो उसमें मिलेट एक बहुत महत्वपूर्ण एक आइटम होगा। तो ये वाले जो नए नए इनिशिएटिव्स हैं, ये इसके ऊपर बातचीत होती है, और आपने देखा है जो बहुत मंत्री के स्तर पर बैठक होती है, बातचीत होती है, और सीनियर ऑफिशियल्स के लेवल पर, तो मतलब करीब पिछले 8-9 महीने में 200 से ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं अलग अलग चीजों पर। और फिर सभी जो हैं, जैसे कुछ अपने ऐसे ग्रुप्स भी हैं, जैसे कहा जाए T20 जिसमें एकेडमिक्स, थिंक टैंक्स वगैरह बात करते हैं, एक C20 बना जिसे सिविल सोसाइटी। तो ये सभी जो गुट हैं, ये अपनी बातचीत करके ये अपनी जो रिकमेंडेशन है, संकेत जी,
वो सब लेकर अपना वो जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको भेज देते हैं। अब उनमें से कोई जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण आपने पैराग्राफ है उनको आपने लिया है, उनको आपने उठाया है और आपने फाइनल डिक्लेरेशन में वो कर दिया है, परंतु कुछ ऐसे छोटे से मुद्दे रह जाते हैं। जैसे मैं अब डेट रिलीफ का बताऊं, जो अब कर्ज बहुत है, जो विकासशील देशों में कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत कारणों की वजह से। एक कोविड-19 में लोगों को बहुत लोन्स वगैरह लेने पड़े, उसमें जब ये रूस और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो चीजों की कमी बहुत पैदा हुई, चीजों की कमी से दाम बहुत बढ़ गए, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, तो फिर देशों को और जो वहां के रहने वाले सिटीजन्स हैं उनको भी कर्ज लेना पड़ा। फिर हम देखते हैं एक तीसरा, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं जिसमें हम कहते हैं, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उन्होंने बहुत सारा पैसा दे दिया है और देशों को, चीन ने, और उसमें वहां पर वो डेट ट्रैप में आ गए हैं। तो जैसे कर्ज की बात है, कर्ज को हम कैसे, जो विकासशील देश हैं, कर्ज को कैसे कम किया जाए, उसके ऊपर आपकी बहुत बातचीत होगी। परंतु कुछ देश हैं, जैसे अब चीन है, चीन ने पैसा दिया है, वो कहते हैं नहीं भाई हम इतना कर्ज माफ नहीं कर सकते, जिसे कहा जाता है हेयर कट नहीं लेंगे या कुछ और ऐसे मसले हैं, उसको हम नहीं करेंगे। यूरोपियन यूनियन का अपना एक वो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं क्लाइमेट चेंज में, जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना लेख लिखा है कल, उन्होंने क्लाइमेट फाइनेंस और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। अब अगर विकसित देश कहते हैं जो हम इतना नहीं फाइनेंस, उनका कमिटमेंट है COP21 से 2009 से, जो वो $100 बिलियन पर ईयर असिस्टेंस देंगे विकासशील देशों को, जिससे कि वो अपने पर्यावरण की सुरक्षा कर पाए, एडेप्टेशन से मिटिगेशन वगैरह में लगाकर। अब ये जो विकास, मैं खत्म करता हूं इसमें, जो विकसित देश है वो नहीं दे रहे हैं पैसा, तो यहां पर उनके ऊपर प्रेशर किया जाए। तो मैं ये कहूंगा जो 80-90% तक सभी कुछ जो मसौदे हैं वो पूरे हो जाते हैं, परंतु कुछ 2, 4, 5, 10% ऐसे होते हैं जो कि लीडर्स के पास ले जाते हैं, जो कि वो देखें और वो केवल टेक्निकल तरीके से नहीं परंतु एक पॉलिटिकल डिसीजन उस पर ले। आखिरी बात इसमें यह है, ये वाली तो सब सब्सटेंस की बात हो गई, जो कि G20 का वो मैंडेट है, जो डेवलपमेंट, ग्रोथ, फाइनेंशियल, ट्रेड, इकोनॉमिक आर्किटेक्चर पर। परंतु अब कुछ अगर जियोपॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं, जो ईस्ट और वेस्ट में इतनी ज्यादा खाई आ गई है, तो इसमें अगर करना है, यूक्रेन के बारे में कुछ जो देश है, पश्चिम के देश है, अमेरिका है, यूरोप है, जापान है, वो चाहते हैं जो यूक्रेन के बारे में 1, 2, 3 पैराग्राफ इसमें होने चाहिए। अब रूस ये जुड़ेगा या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी होगा। ये वाला लीडर्स के पास जाएगा। जानकार भी हमारे साथ हैं स्वर्ण सिंह जी। देखिए, एक चीज यहां पर बहुत जरूरी ये है कि पोजिशनिंग, भारत ने जब ये G20 की प्रेसिडेंसी मिली और उसके बाद से जिस तरीके से ये जो बिल्डअप हुआ है, जैसे अभी अशोक मलिक जी बता रहे थे, वो पूरी तरीके से सब्सटेंस भी था, लेकिन उसके साथ साथ एक पोजीशनिंग भी थी। और ऐसे में जिस देश को एटलीस्ट ग्लोबल डेफिनेशन में थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह प्रस्तुत किया जाता है, वो अपने आप को एक ग्लोबल साउथ लीडरशिप की तरह प्रेजेंट कर रहा है। ग्लोबल साउथ एक नई परिभाषा कि मतलब जो देश विकसित नहीं हैं या विकासशील हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला भारत। ऐसे में आपको क्या लगता है, जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, इसमें किन चीजों पर समन्वय बन सकता है जिसका केंद्र भारत बन जाए? मुझे लगता है कि सभी बहुराष्ट्रीय सम्मेलनों में जब घोषणा पत्र जारी होता है तो उसमें 70 या 80% ऐसी चीजें होती हैं जहां पर सर्वसम्मति बनाना उतना मुश्किल नहीं होता। हर वक्त कुछ मुद्दों पर तनाव होता है, असमंजस होता है, जो आखिर तक बना रहता है कुछ हद तक। अब यहाँ भारत किन चीजों को, आपने जैसे कहा कि पोजीशनिंग करना चाह रहा है, मुझे साफ जाहिर है सब मानते हैं कि ग्लोबल साउथ को सेंटर स्टेज लाने की कोशिश की है भारत ने। पर जो पोजीशनिंग की जब हम बात करते हैं तो भारत लगातार अब अपनी पोजीशनिंग इस तरह से कर रहा है कि उसका तालमेल जो विश्व की बड़ी शक्तियां हैं, जैसे अमेरिका है या रूस है, चीन है, उनके साथ तालमेल अच्छा है। उसके साथ साथ इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ भी तालमेल अच्छा है।
और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, आइलैंड स्टेट्स हैं, उनके साथ भी तालमेल अच्छा है। तो ये पूरे विश्व में अलग अलग तरह के देशों के साथ लगातार ये अपना तालमेल बनाने का एक जो नई पोजीशनिंग भारत ने बनाई है कुछ समय से, उसमें जाहिर है कि ग्लोबल साउथ को इसलिए मुद्दा बनाया गया क्योंकि आप देखें कि ये G20 शुरुआत में G7 का ही एक्सपेंशन है एक तरह से, और काफी समय तक वो G7 की छाप इसमें नजर आती रही। जैसे वो मार्केट ड्रिवन है, प्रॉफिट ड्रिवन है, अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्रिवन है। तो आज भारत के विदेश मंत्री जैसे री ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जिसमें डेवलपमेंट पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, वुमेन इन डेवलपमेंट पे बात करने की कोशिश हो रही है। तो किस तरह से G20 को इंक्लूसिव बनाया जाए, डाइवर्सिफाई किया जाए, डेमोक्रेटाइज किया जाए, उसके लिए मुझे लगता है कि भारत को लगा कि ग्लोबल साउथ का जो मुद्दा है वो सामने लाना चाहिए, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो यहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए। तभी इसीलिए देखें प्रधानमंत्री उसको आज पीपल्स फेस्टिवल कह रहे हैं कि G20 उनके लिए पीपल्स फेस्टिवल है और लोगों को उसके साथ जुड़ना जरूरी है, ग्लोबल साउथ को उसके साथ जुड़ना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक जो G7 के निर्देशन में आज तक काम हुए हैं, उसी के नतीजे से आज देखिए विश्व में कितनी चिंताएं हैं, वो चाहे पर्यावरण को लेकर हो, आतंकवाद को लेकर हो, कर्ज को लेकर हो, बहुत सी चीजें हैं। तो उनको ये लगा कि जब तक सभी देश मिलकर यूनिसन एक साथ मिलकर कोशिश नहीं करेंगे और यदि G20 को इंक्लूसिव नहीं बनाया जाता है, तब ये रिच और पुअर का जो फर्क है, जो गैप है, और जिसके चलते जैसे अभी एम्बेसडर सज्जनहर कह रहे थे कि 2015 से ये वायदा था कि 101 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर जो है वो क्लाइमेट फंड बनाया जाएगा, उसके चलते टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। वो नहीं हो पाया क्योंकि वो जो अलगाव है दोनों का, रिच का और पुअर का, G7 का और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का, वो जो खाई है वो पाटनी जरूरी थी भारत को लगा। और इसलिए भारत ने ये पोजीशनिंग की कि ग्लोबल साउथ को सबसे आगे लाया जाए और उस नजरिए से जो G20 है वो सारी घोषणाओं पर, सारी मुद्दों पर अपनी सर्वसम्मति बनाए। और ये देखे कि एक कोइंसिडेंस है कि आने वाले कुछ इस दौर में ग्लोबल साउथ के देश ही इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। सऊदी अरेबिया पहले देखिए इसका अध्यक्ष हुआ, फिर बीच में इटली हो गया 2021 में, पिछली बार इंडोनेशिया, अब भारत, अगली बार ब्राजील, फिर साउथ अफ्रीका। पावर शिफ्ट, तो ये लगातार जो निर्देशन, जी ये दोनों बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त खत्म हो चला है। अशोक मलिक जी, स्वर्ण सिंह जी, अशोक सज्जनहार और राजीव भाटिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको ये बताते चलें कि 60 घंटे की नॉन स्टॉप कवरेज हमारी G20 की शुरू हो चुकी है। सारी चीज़ें, सारी जानकारी, सटीक जानकारी, सही तरीके से प्रस्तुत जानकारी, सही लोगों से बातचीत करके दी गई जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो देखते रहिएगा NDTV इंडिया जब ये सम्मेलन शुरू हो। आज 7 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए हैं और उसमें INDIA गठबंधन को 4 तो वहीं बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को करीब 40,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया। दिलचस्प यह है कि दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से विधायक थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और उन्हें जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। इस सीट को भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने प्रतिष्ठा की सीट बना ली और दोनों तरफ से कई दिग्गजों ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी, लेकिन आखिर में समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह जीतने में सफल हुए। वहीं बीजेपी को बागेश्वर सीट पर जीत मिली है। पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली है। ये सीट टीएमसी ने बीजेपी से छीन ली। झारखंड में डुमरी सीट से JMM के उम्मीदवार बेबी देवी जीती। केरल के पुथपल्ली में कांग्रेस उम्मीदवार विजयी रहे हैं। त्रिपुरा के बॉक्सनगर और धनपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल। और खबरों की खबर में आज इतना ही।